नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। अहोम साम्राज्य के सेना नायक लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह शुरू। यूनिसेफ और भारत गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सहमत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संसदीय समिति द्वारा उनकी आयकर रिटर्न जारी करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई हारे। और फीफा विश्व कप में आज मोरक्को का सामना क्रोएशिया से, जर्मनी का जापान से और स्पेन का मुकाबला कोस्टारिका से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के सियम रीप में आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जटिल कार्रवाइयों और घटनाओं के प्रति चिंतित है जिनसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर असर पड़ता है। श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और विमानों के आवागमन का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में विश्वास रखता है। भारत ने कहा है कि वह समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में मदद जारी रखेगा। अफ्रीका में शांति और सुरक्षा के बारे में कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि आर रविन्द्र ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में विशेष रूप से गिनी के खाड़ी के देशों के साथ समुद्री सुरक्षा मामलों में सहयोग कर रहा है। इन प्रयासों में नौसैन्य गश्त और विभिन्न देशों की समुद्री डकैती रोकने की क्षमता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। The Indian Navy was deployed in the Gulf of Guinea since 4th September 2022 for a month, contributing to the efforts against piracy, armed robbery, as well as towards training and awareness workshops in the region. India would continue to support all national, regional and international efforts for strengthening maritime security, including in the Gulf of Guinea, in consultation with the countries in the region. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए समुद्री सुरक्षा प्रमुख वरीयता क्षेत्रों में से एक रहा है। पिछले वर्ष सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा के बारे में बैठक का नेतृत्व किया था। अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिन का समारोह आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस अवसर पर विज्ञान भवन में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में अहोम साम्राज्य और लाचित बरफुकन तथा अन्य वीरों की जीवन उपलब्धियां दिखाई गई हैं। श्रीमती सीतारामन ने असम सरकार से देश भर में इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित करने का आग्रह किया ताकि लोगों को अहोम साम्राज्य की उपलब्धि और लाचित बरफुकन के साहस के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से इस पहल में असम सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि लाचित बरफुकन के साहसिक कार्य से उन्हें प्रेरणा मिली है। I would strongly urge the government of Assam to make sure this display which is here before us today is taken to the different parts of the country where as students assemble, young Indians assemble, for them to know what remarkable contributions Assam and its people have made for the motherland. And that is what is going to motivate, inspire and encourage young Indians to know more about India. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इतिहास में अहोम और ऐसे ही अन्य साम्राज्यों के वीरों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों को देश के असली नायकों के बारे में जानने में सहायता मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह कल लाचित बरफुकन पर वृत्तचित्र का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समापन समारोह में शामिल होंगे।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जयपुर पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं और मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वे शाम को एक समाचार पत्र के रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले श्री ठाकुर राजपूत सभा भवन के स्वागत समारोह में भी शामिल होंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसाणा में चुनावी रैली में कहा कि पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एक रिपोर्ट। गुजरात में वरिष्ठ राजनीतिक नेता मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में भाजपा के चुनाव प्रचार का नेतृत्व कर रहे हैं। महसाणा में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद श्री मोदी दाहोद, वडोदरा और भावनगर में 3 और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोटाद में एक जनसभा को संबोधित किया, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजकोट के जसदण में लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक शर्मा आज पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भगवंत मान और राघव चड्डा ने आज नीरजर और पाटन में रोड शो किया। जितेंद्र द्विवेदी के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मध्य और उत्तर गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। सरकार ने एथेनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाओं के नए चरण के अंतर्गत 95 और परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं से देश की वार्षिक एथेनॉल क्षमता में करीब 480 करोड़ लीटर की बढ़ोतरी होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया है कि इन परियोजनाओं पर करीब 12,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की संभावना है। इनसे ग्रामीण भारत में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों के अलावा पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary, bringing you enchanting stories from the northeastern part of India. This program is broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. on FM Gold and on our app News on AIR. We look forward to you walking this journey with us twice a week, every week. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी लड़ाई हार गए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने श्री ट्रंप के आपात आवेदन को खारिज कर दिया। श्री ट्रंप ने आग्रह किया था कि राजकोष विभाग को उनकी 6 वर्ष की आयकर रिटर्न जारी करने से रोका जाए। इससे पहले राष्ट्रपति के रूप में श्री ट्रंप ने अपना आयकर रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से मना करते हुए संबंधित प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। श्री ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के दौरान राजकोष विभाग को रिकॉर्ड जारी करने से रोक दिया था। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने तर्क दिया था कि संघीय कानून के तहत कांग्रेस की समिति को राष्ट्रपति सहित किसी भी व्यक्ति की आयकर रिटर्न जारी करने का अधिकार है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को स्वीकृति देने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की स्वीकृति का भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक समुदाय स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि विश्व में भारत की साख बढ़ रही है।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार धनकुटा जिले से निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार सागर ढकाल को 12,000 से अधिक मतों से हराया। नेपाल में 20 नवंबर को हुए संसदीय और प्रांतीय चुनावों की मतगणना जारी है। 2015 में संविधान की घोषणा के बाद ये दूसरा आम चुनाव था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विश्व कप में आज ग्रुप एफ में भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे मोरक्को का सामना क्रोएशिया से, ग्रुप ए में शाम 6:30 बजे जर्मनी का मुकाबला जापान से, रात 9:30 बजे ग्रुप ई में स्पेन का सामना कोस्टारिका से और रात 12:30 बजे कनाडा का सामना बेल्जियम से होगा। और ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। फीफा विश्व कप में अपने दूसरे खिताब की दावेदार स्पेन की टीम आज जब कोस्टारिका के साथ खेलेगी तो उसकी कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि स्पेन की युवा टीम का मुकाबला कोस्टारिका की अनुभवी टीम से होगा। कोस्टारिका ने इस बार ऐसे कई खिलाड़ियों को शामिल किया है जिन्होंने 8 साल पहले कोस्टारिका को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में मदद की थी। आज ही पिछले विश्व कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली जर्मनी की टीम जब जापान के साथ खेलेगी तो वो 4 साल पुरानी अपनी हार को भुलाना चाहेगी। जर्मनी का ये 110वां विश्व कप होगा। वहीं आज कनाडा के फुटबॉल प्रशंसकों का 36 साल से चला आ रहा इंतजार भी खत्म होगा जब उनकी टीम बेल्जियम से मुकाबला करेगी। कनाडा 1986 के बाद पहली बार विश्व कप खेल रहा है। यूनिसेफ और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC ने गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के साथ फिल्मों को प्रोत्साहन देने का समझौता किया है। इस महोत्सव में बच्चों और किशोरों के मुद्दों और अधिकारों को प्रोत्साहन देने वाली फिल्मों के लिए पहली बार विशेष खंड बनाया गया है। NFDC और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई 6 फिल्में 9 दिन के महोत्सव के दौरान दिखाई जा रही हैं। इन फिल्मों में बच्चों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है। इनमें नागेश कुकनूर निर्देशित धनक फिल्म भी शामिल है। ये ऐसे लड़की की कहानी है जो अपने दृष्टि बाधित भाई का उपचार कराती है। आकाशादित्य लामा की फिल्म नानी तेरी मोरनी सच्ची कहानी पर आधारित है। अमोल गोले के निर्देशन में बनी फिल्म सुमी 12 वर्ष की वंचित लड़की की प्रेरक कहानी है जो अपने गांव से कई मील दूर स्कूल में साइकिल से जाने का सपना देखती है। प्रसून चटर्जी की बांग्ला फिल्म टू फ्रेंड्स में 8 वर्ष के बच्चों की मित्रता दिखाई गई है। स्वरूप राज मेदारा निर्देशित हिंदी फिल्म उड़ जा नन्हे दिल एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे ये भी नहीं मालूम कि गरीब परिवार से होने के बावजूद स्कूल में जाने पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। भारत के औषधि उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2013 की तुलना में 2022 में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में 138% की शानदार वृद्धि हुई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में औषधियों का निर्यात 90,000 करोड़ रुपये मूल्य का हुआ। 2013 की इसी अवधि में ये 37,988 करोड़ रुपये का था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में औषधि क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वैश्विक विचार आधारित सूचकों में भारत की रैंकिंग कम इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि इस प्रकार के सर्वेक्षणों की पद्धति में गंभीर समस्याएं हैं। सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल द्वारा संकलित दस्तावेज में ये बात कही गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। अहोम साम्राज्य के सेनानायक लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह शुरू। यूनिसेफ और भारत गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सहमत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संसदीय समिति द्वारा उनकी आयकर रिटर्न जारी करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई हारे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।